के क्षेत्र में इस देश में आकर के और शिक्षा ग्रहण की है। और हमेशा इस देश के बारे में कहा गया, ये तो देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्व मानवा। पूरी दुनिया ने आकर के हमसे ही कुछ सीखा है, लेकर के गए हैं। तो हम तो वो देश है। आज भी यदि देखा जाए तो 130 करोड़ लोगों के इस देश में यदि इस शिक्षा के परिवार को देखा जाए तो 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से भी अधिक यहाँ स्कूल हैं, 1 करोड़ 9 लाख से भी अधिक अध्यापक हैं। कई देशों की तो कुल हमारे अध्यापकों के बराबर ही जनसंख्या नहीं है। और यदि मैं छात्र छात्राओं की बात करूं तो 33 करोड़ से भी अधिक कुल अमेरिका की जनसंख्या जितनी नहीं है उतनी हिंदुस्तान के छात्र छात्राओं की संख्या है। हमारे देवता भी 33 करोड़ है और आपके छात्र छात्राएं जी, इनको हम देवता ही मानते हैं। ये हमें मेरे देश के देवता है जो भविष्य का निर्धारण। लेकिन आपने तो मुझे बहुत से सवाल दे दिए अपने जवाब में, मैं बारी बारी से आपसे पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो इसे मैनेज कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये। हर देखिए हमने मैनेज, देखिए एक शेखर भाई यदि आप देखेंगे तो ना आपको पता था, ना मुझको पता था, ना दुनिया को पता था, ना देश को पता था, ना छात्र को पता था, ना अध्यापक को, ना अभिभावक को। और एक जो पूरी दुनिया में एक त्रासदी आई, उस भयंकर त्रासदी से पूरी दुनिया इस संकट से गुजर रही है। पूरी दुनिया ने इस बात को तो माना ही है कि ऐसे विषम परिस्थिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो इच्छा शक्ति दिखाई और जिस तरीके से समय पर कुछ कदम उठाया, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ। ऐसी परिस्थिति में आज यदि आप मेरे परिवार की बात करेंगे, शिक्षा के परिवार की बात करेंगे, तो हम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इस काल में भी जहाँ शोध और अनुसंधान को निरंतर किया, और वो शोध और अनुसंधान मेरे IIT, आईसर और विश्वविद्यालयों ने किया, जिस पर देश को नाज होगा, युक्ति पोर्टल पर हमने किया। वहां बच्चों को, अभिभावकों को एकाएक घर में रहना होगा, किसी को कल्पना नहीं थी। और आज 33 करोड़ छात्र छात्राएं अपने घर में रह करके पढ़ना उन्होंने शुरू किया है। आखिर इस बंद के समय में भी हमने जिस तरीके से अध्यापकों के साथ, अभिभावकों के साथ मिल करके, सरकारों के साथ संवाद करके जिस तरीके से हम लोगों ने इस बंद के दौरान भी गतिविधियों को न केवल जारी रखा, बल्कि वो जो बच्चा घर में कैद हो गया था, आप समझ सकते हैं कि 1 सप्ताह तो कोई घर में रहे, 15 दिन में तो रहे, और वो भी बच्चा, छात्र जो इसमें ऊर्जा होती है, उसको कहीं बाहर घूमने को नहीं मिल रहा है, खेलने को नहीं मिल रहा है, वो जितने उसमें ऊर्जा है उसका उपयोग करने को नहीं मिल रहा है। ऐसे वक्त में भी शायद कोई सपने में भी नहीं सोचता होगा कि हम उस इतनी बड़ी संख्या को ऑनलाइन पर लेकर के आएंगे। और मुझे खुशी है कि हम उसको ऑनलाइन पर लेकर के आए हैं। और तो है, लेकिन देश आपका इतना विपन्न भी है कि बहुत से लोगों के घरों में ऐसे साधन नहीं है, तो एक ये डर पैदा हो रहा है कि ऐसा तो नहीं गरीब पिछड़ जाएंगे इससे। नहीं, देखिए पहली तो बात तो ये समीक्षा तो सेकंड नंबर का, पहले तो ये है कि अचानक ऐसी परिस्थिति आई और हम तैयार हुए। तो आपको थोड़ा सा इस बात के लिए तो मेरी टीम को बधाई देनी ही पड़ेगी कि आखिर ऐसे कोई सोच भी नहीं सकता था, और हमने इन परिस्थितियों में उस परिस्थिति को पकड़ा। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि चुनौतियों को डटकर मुकाबला हो तो अवसरों में तब्दील होती है, और हमने सच में इन चुनौतियों का मुकाबला करके उनको अवसरों में तब्दील करने की कोशिश की। हाँ, ये बात सही है, जो आपकी चिंता है वो हमारी भी चिंता है कि हमारा जो बच्चा जिसके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, हमारा वो बच्चा जिसके पास नेट नहीं है, जिसके पास किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, हम वो अंतिम छोर तक के बच्चे तक भी उनको जाना है। और इसलिए अभी वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो प्रधानमंत्री जी की PM ई विद्या के तहत हम लोगों ने ये अभियान लिया है, और 1 क्लास 1 चैनल का अभियान लिया है। इसमें हम उस अंतिम छोर तक के जो बच्चे की, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो बच्चा कहीं छूट तो नहीं जाएगा, नहीं, हम उसी के लिए जुटे हुए हैं।
हम स्वयं प्रभा के 32 चैनलों को लेकर के हम आ रहे हैं, और उन 32 चैनल जो डीटीएच पर होंगे, डिश टीवी पे होंगे, जो टाटा स्काई पर होंगे, रिलायंस टीवी पर होंगे, और इस बच्चे के लिए उस टेलीविजन पर हम पाठ्यक्रम को लेकर के आ रहे हैं, रात दिन हम काम कर रहे हैं। वो बच्चा हमारी पहली प्राथमिकता है। ठीक है, लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन है हमारे देश में, मैं खुद नोएडा में रहता हूँ और ठीक ठीक जगह पे रहता हूँ, वहां पे सिग्नल ही नहीं आते, तो हमें एक दूसरे उपभोक्ता का लेना पड़ता है, डिजिटल वो प्राइवेट का। तो अब कहीं बिजली नहीं है, कहीं सिग्नल नहीं है, कहीं नेट नहीं है। ये चुनौतियां आप चूंकि रोज उससे निपट रहे हैं, तो उन चुनौतियों को निपटने में अनुभव क्या है आपके, और आगे की रणनीति क्या है? देखिए, आपको इस बात की खुशी होगी कि मैंने देश के इन 33 करोड़ छात्रों से सीधे संवाद करने की कोशिश की। मैंने अपने अभिभावकों, पूरे देश के अभिभावकों से सीधे संवाद किया। मैंने देश के 1 करोड़ से भी अधिक अध्यापकों के साथ सीधा संवाद किया। मैंने देश के 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, उनके प्राचार्यों और अध्यापकों से सीधा संवाद किया है। सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री और शिक्षा विदों से संपर्क करने की कोशिश की है। ये बात सही है कि अभी कठिनाइयां हैं, लेकिन यदि आप ये सोचते कि कुछ नहीं है और ऑनलाइन पर कुछ है ही नहीं, तो एक तो विषय, एक तो पराकाष्ठा थी, तब क्या ये स्थिति होती। लेकिन हाँ, हम उसको ऑनलाइन पर लाए हैं, हम उसको पाठ्यक्रम दे रहे हैं, अध्यापक अभिभावक के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। हाँ, कई बार नेट नहीं आता तो थोड़ा सा उसको समय दे रहे हैं, कहीं बिजली भी नहीं आती, वो उसको भी समय दे रहे हैं। लेकिन ये हमारा जो आईटी के हमारे मंत्री जी हैं, रविशंकर जी, रात और दिन खप रहे हैं, और हम इस नेटवर्क को भी गांव-गांव तक ले जाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की न केवल कल्पना की, बल्कि उन्होंने उसको साकार करने के लिए पूरी रात और दिन खप रहे हैं। तो ये जो समस्याएं, इन समस्याओं का भी हम समाधान करने के लिए चुप नहीं बैठे हैं, हम इसका भी समाधान कर रहे हैं। कितने लोगों तक, कितने बच्चों तक आप पहुंच रहे होंगे इन संसाधनों के जरिए? 50% बच्चों तक पूरी शिक्षा पहुंच रही है? कोई इस तरह का आंकड़ा है? मुझे लगता है जो राज्यों से मेरी लगातार बातचीत होती है और राज्यों ने जिस तरीके से करने की कोशिश की, मुझे खुशी है कि जब मेरे राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से मेरी बातचीत होती है और जब शिक्षा सचिव और उनके निदेशकों से बात होती है, तो काफी सक्रिय होकर के राज्यों ने इस बीच काम किया अपने अपने राज्यों में। आपको तो मालूम ही है कि ये शिक्षा का जो विषय है वो राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। राज्य उसमें सहभागिता करते हैं पूरी तरीके से। लेकिन यदि मैं ये कहूँगा कि जो मेरी वार्ता हुई है और उस वार्ता के दृष्टि से जो उसका निचोड़ आया, मुझे लगता है अभी 40% तक ऐसा छात्र है जो दूरस्थ क्षेत्र में है, जिस तक अभी पहुंच होनी है। तो 30 से 40% तक जो छात्र है जिसको हमने, चाहे वो हम टीवी के माध्यम से जाएं, रेडियो के माध्यम से जाएं, सामुदायिक रेडियो के माध्यम से जाएं, ये इस पर हम काम कर रहे तेजी से, राज्यों के साथ मिलकर के उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी नजर वही है कि किसी तरीके से जो अंतिम छोर पर रहने वाला बच्चा है उसको हम कैसे करके पकड़ें, ताकि उसको भी अपने घर पर बैठ करके इन परिस्थितियों में अपना पाठ्यक्रम ले सके। लेकिन अभी भी हम उन स्थानों पर अध्यापक के माध्यम से, भिन्न भिन्न माध्यमों से, वो चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या उस ग्रुप में या उस क्षेत्र में कोई है ऐसा, उनके माध्यम से उन बच्चों तक कैसे करके जाना है, इस पर भी हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने कोई ऐसी स्टडी की, जैसे हमारी तो जो कोशिशें हैं वो दिख भी रही हैं, कि अन्य विकासशील देशों ने क्या कुछ अपनाया, क्या उनसे कोई लर्निंग है कि हम उसे गति दे सकें, गरीब बच्चों के लिए खासकर? वैसे यदि मोटा मोटा मैं कहूँगा तो इस बात को आपको भी संतोष होगा कि वर्तमान परिस्थितियों में हमारे देश ने जिस तरीके से काम किया, अब वो पूरी दुनिया भी उसको महसूस करती है इस समय। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि तमाम देशों ने हमारे स्वयं पोर्टल पर आकर के हमारे जो रास्ता हमने अपनाया उसको लेने की कोशिश की, हमसे सहयोग लेने की कोशिश की। हम इतना बड़ा देश हैं और इतने बड़े देश में हम जिस तरीके से हम अपने पाठ्यक्रम को ऑनलाइन पर लाए हैं,
हम और देशों की भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश ने काफी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और ये मैं यदि कहूँ कि मेरे देश के प्रधानमंत्री के दिमाग में जो पहले से ही एक विजन था कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए, वो भी इसके लिए काफी कुछ हमारे लिए काफी ताकत बना है, उस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। लेकिन हम लगातार अध्ययन भी कर रहे हैं और डे टू डे अध्ययन कर रहे हैं। घंटों के हिसाब से हम अध्ययन करते हैं, दिनों के हिसाब से नहीं। और वो उस दिशा में मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज जो मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो मिशन मोड में काम कर रहे हैं। जब लोग अपने घरों में होंगे तब रात और दिन खप करके ऑफिसों में, प्रयोगशालाओं में खपे हुए हैं। और उसी का परिणाम है कि आज हम काफी कुछ इस सारी व्यवस्था को पकड़ने में काफी सफल हुए हैं। यहाँ पर कुछ केंद्र राज्य संबंधों का द्वैत भी दिखाई पड़ता है। कुछ राज्यों ने खुद ब खुद इम्तिहान रद्द कर दिए, तो क्या बिना आप लोगों से कंसल्ट किए ऐसा किया जाना चाहिए था? क्या किया जा सकता है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब सब लोगों से बात भी हो रही है, लेकिन कई बार क्या होता है, परिस्थितियां होती हैं। स्कूली शिक्षा में तो हमने जैसे सीबीएसई बोर्ड का था, जिनकी लगभग सब परीक्षाएं हो गई थी और कुछ ही पेपर बचे हुए थे। उन पेपर्स के लिए हमने रास्ता निकाला। पहले तो हमने तिथियों को घोषित किया था, इन तिथियों में हम परीक्षा कराएंगे। तभी हमको लगा कि अब अभी भी परिस्थितियां सामान्य नहीं है और हमारी अपेक्षा हमेशा, हमारा जो छात्र है उसकी सुरक्षा हमारा पहला काम है। पहले सुरक्षा, उसके बाद शिक्षा। तो इसलिए हम लगातार राज्यों से भी संवाद करते रहे हैं और राज्यों ने उस लाइन पर काम किया है। बीच में जब ये परिस्थिति उनको लगा, कुछ राज्यों को, कि जो सीबीएसई का जो सीबीएसई बोर्ड ने जो निर्णय लिए कि जो बची हुई परीक्षाएं हैं वो आंतरिक मूल्यांकन पर कर देते हैं, लेकिन वो परीक्षाएं बची हुई थी, कुछ थी, और वो भी इंटर की थी। बहुत अधिकांश परीक्षा हो चुकी थी, बल्कि कुछ के तो टोटली पेपर हो चुके थे। तो कुछ राज्यों ने शायद इस तरीके से मानक सोचा होगा कि भारत सरकार कहीं ऐसी करेगी, तो जब दबाव आता है छात्र का, परिस्थिति का, तो कुछ राज्यों ने शायद ये किया होगा, परिस्थिति भी रही होगी। लेकिन यूजीसी ने जो निर्णय लिया, वो यूजीसी ने निर्णय तात्कालिक नहीं लिया और अचानक नहीं लिया। उसने टास्क फोर्स बनाई, शिक्षाविदों से, देश के सभी लोगों से ये परामर्श के बाद ये हुआ कि शेष जो सेमेस्टर हैं और क्लासेज हैं उसको तो आंतरिक मूल्यांकन पर कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल परीक्षा है उस बच्चे की जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक वो उत्तीर्ण नहीं हो सकता। और जब वो परीक्षा नहीं देगा तो बिना परीक्षा के उत्तीर्ण होने का मतलब उसके जीवन पर हमेशा कोरोना डिग्री का ठप्पा लग जाएगा। इस तरीके से वो अभी तो कुछ महसूस नहीं कर रहा है, लेकिन बाद में जब भी कहीं वो नौकरी के लिए जाएगा, किसी संस्थान में जाएगा, तो वो अलग से चिन्हित, उसको सबसे पहले कहेंगे कोरोना काल का तो नहीं है जो बिना परीक्षा के। ये उसके जीवन के लिए, उसके भविष्य के लिए ये जरूरी है कि फाइनल परीक्षाएं हो। ऐसा यूजीसी ने ये निर्णय लिया और पूरे देश के अधिकांश, बल्कि 90% सभी कुलपतियों ने उसका बहुत स्वागत किया, शिक्षाविदों ने स्वागत किया। स्वाभाविक भी है, कौन आदमी होगा, कौन अभिभावक होगा जो ये कहेगा कि नहीं कोई डिग्री नहीं है और आप ऐसे ही पास करा दीजिए। ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा विलंब तो हो सकता है, समझ में आता है। और इसलिए मुझे लगता है कि राज्य भी इस बात को शायद अभी महसूस करेंगे और मैं आग्रह जरूर करूंगा कि उस बच्चे के भविष्य के लिए सभी लोग एकजुट होकर के, हमारा भविष्य है बच्चा, हम उसके साथ कोई ऐसा ना करें कि उसको ये काल तो चला जाएगा लेकिन इस काल का उस पर हमेशा ठप्पा लग जाएगा। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते। हम और आप दोनों निशंत जी कला विषयों से पढ़कर पास हुए। अब इस बार एक बिटिया ने 600 में से 600 नंबर उसको मिले सीबीएसई में। वो मैंने पूछा भाई कौन से सब्जेक्ट थे, तो मालूम पड़ा कि तो कला से पास हुए। तो इस तरह के जो एक अकल्पनीय से नंबर बच्चे जब दिखाएंगे आज से 10 साल बाद किसी इंटरव्यू में, तो आपको लगता है कि एक दूसरा इफेक्ट भी आने वाला है? देखिए, कई बार परिस्थितियां होती हैं
और जो हमारा पैटर्न है परीक्षा का, उसमें पूरे के पूरे नंबर भी बच्चों के आते हैं। कुछ बच्चे बहुत होशियार भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। और इस समय की जो परिस्थितियां रही हैं, जो पीछे के जो उसके आंतरिक मूल्यांकन के हिसाब से जो नंबर मिली हैं, लेकिन हमारे सीबीएसई बोर्ड में यदि हमारे आप केंद्रीय विद्यालयों को देखेंगे, यदि आप नवोदय विद्यालयों को देखेंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है उनका। और इसमें किसी को कोई शंका होनी नहीं चाहिए। हमारे बच्चे में बहुत प्रतिभा है। हमारे बच्चे 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, उसमें कोई कला के विषयों में। और जी जी बच्चे कला के विषय थे, सीबीएसई के रिजल्ट की बात मैं कर रहा हूँ। आप लोगों ने शायद कुछ मार्किंग का सिस्टम भी बदला है, औसत के आधार पर या किसी उस तरह से। नहीं, अभी तो जो मैंने आपको कहा है, देखिए क्या है कि जो कला के विषय जो आप कहना चाहते हैं कि पहले एक प्रश्न आता था, 4-4, 5-5, 6-6 पेज लिखते थे, और तब जो है उसमें गुंजाइश रहती थी कि कहाँ कट फट हो सकती है। लेकिन अब जो पैटर्न बदला है, अब तो पैटर्न ऐसा बदला है कि आप काट भी नहीं सकते। तो इसलिए कला के बच्चे भी लाते हैं, 100% नंबर लाते हैं। और आगे जो नई शिक्षा नीति में किस तरीके से उसको हम लोग ला रहे हैं, कुछ नए मूल्यांकन भी उस दिशा में कर रहे हैं, ताकि बच्चे को केवल वही नहीं बल्कि विस्तार में भी वो कैसे जा सकता है, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे समय में ऐसा सिस्टम होता तो बड़ा आनंद आता। तब तो हिस्ट्री सुन के ही लोग जी, जी, 40-50 जी। नंबर दे दिया करते थे, इससे ज्यादा देते नहीं थे। ये जो राज्यों का द्वैत जो सामने आया, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, इससे खतरा ये पैदा हो गया, कहीं इम्तिहान हो रहे हैं, कहीं एडमिशन हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर सितंबर अक्टूबर तक कोरोना चला तो सेशन कई जगह शून्य करने पड़ जाए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो आप पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये विषम परिस्थिति वाली है। हर राज्य देश को यदि देखेंगे, उत्तर से पूर्व, पश्चिम से दक्षिण, तो ऐसा लगेगा आपको कि ये तो कितना विशाल देश है। तो हर प्रदेश की अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार परीक्षाएं होती हैं, अपनी परिस्थिति के अनुसार वो छुट्टियां करते हैं, अपनी परिस्थितियों के अनुसार वो प्रवेश करते हैं। तो ये तो भिन्नता हमेशा रहती है, कोई नई बात नहीं है। अभी भी वो उस भिन्नता में रहेंगे। लेकिन बहुत सारे, अभी मैं इस विश्वविद्यालयों की समीक्षा कर रहा था देश भर के, तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने तो परीक्षा करा चुके हैं। कई प्रदेशों की लगभग परीक्षाएं हो चुकी हैं। तो इसमें कोई भिन्नता नहीं आएगी, उससे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, यूजीसी की जो गाइडलाइन है, जिसको आपने पहले कहा, वो यूजीसी की गाइडलाइन बहुत जरूरी है कि उनका पालन करे, क्योंकि राज्य से आकर के फिर उसने राष्ट्रीय स्तर पर जाना है, और राष्ट्रीय स्तर पर एकत्व का जो भाव लाएगा वो यूजीसी ही लाता है। तो यूजीसी की गाइडलाइन को, उस एक्ट के तहत राज्यों को उसका समर्थन करना होता है, उसका पालन भी करना होता है। एक बड़ा पुराना सवाल है कि हमारे जो शिक्षा संस्थान है उसमें बहुत महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हुए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जैसे वीसी नहीं है, तमाम जगहों पर वीसी नहीं है, और इस समय जब सर्वाधिक आवश्यकता है कि सर्वोच्च पदों पर लोग रहें ताकि कार्य व्यापार संचालित हो सके, इस पर कोई योजना है कि जल्दी से जल्दी इन वैकेंसीज को फिल किया जाए? नहीं, हमारी तो जो पहले 100 दिन का आप हमारा टारगेट देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने पहले 100 दिन में शीर्ष प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जो रिक्त पद है उनको भरने की। और मैंने सभी राज्यों को भी विशेष अनुरोध किया कि जो भी उनके प्रवक्ताओं के, लेक्चर्स के जितने भी पद खाली हैं उनको भी भरें। और मैंने केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर के केंद्रीय जितने भी संस्थान है उनको भी एक मिशन मोड में हमने भरने की कोशिश की है। और इस बीच हमने बहुत सारे कुलपतियों की, ये एक प्रक्रिया है खाली होने की, इंटरव्यू की, वो करने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि लंबे समय से पद खाली हैं। जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आपने बात की है, विश्वविद्यालय के कुलपति अभी हाल में ही इस्तीफा देकर के गए हैं, उसके लिए कमेटी बनी हुई है। अब जिस कमेटी को इंटरव्यू करना था, वर्तमान में परिस्थिति ये सोचा कि 15 दिन पीछे करें, वो 15 दिन पीछे होकर के भी वो नहीं हुआ, तो फिर 1 महीना पीछे किया। लेकिन अब ऐसी स्थिति आएगी
तो हम ऑनलाइन भी हमने अभी इंटरव्यू, मैंने अभी 3 आईआईटी के जो डायरेक्टर के इंटरव्यू, जब ऐसी परिस्थितियां आई कई बार पीछे पीछे किया, तो हमको लगा कि आईआईटी को हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं और किसी को चार्ज दे करके नहीं रख सकते। तो अभी हमने ऑनलाइन इंटरव्यूज किए, तो हम उसको करके जल्दी से जल्दी जो अभी स्थान है उनको भी हम भर लेंगे। झारखंड से एक सवाल आया कि अधिकांश जो महाविद्यालयों के टीचर्स हैं वो 2023 तक रिटायर हो जाएंगे, तो हो सकता है वो स्टेट का भी विषय हो वहां पर कुछ, लेकिन ये बात सही है कि पद रिक्त होते हैं तो उन्हें भरने में बहुत समय लगता है। ये हम मैं अक्रॉस देखता हूँ उसको। देखिए क्या है कि आपको मालूम ही है कि ये राज्यों का विषय होता है और उन पदों को भरने, इसीलिए मैंने पहले भी कहा आपको कि मैं लगातार देश के सभी शिक्षा मंत्रियों से बहुत आग्रह करता रहता हूं। जब भी मेरी देश के शिक्षा मंत्रियों के साथ मीटिंग होती है या देश के शिक्षा सचिवों और निदेशकों के साथ मैं मीटिंग करता हूं, तो पहला ही विषय मेरा रिक्त पदों को भरने का होता है, क्योंकि दूसरा विषय जो गुणवत्ता का होता है वो उससे जुड़ा होता है। यदि रिक्त पद होंगे तो जो गुणवत्ता की हम बात कर रहे हैं, जिस श्रेष्ठ पाठ्यक्रम को देने की बात कर रहे हैं, वो कमजोर होता है। इसलिए ये पद, रिक्त पद युद्ध स्तर पर भरे जाएं। और आपको खुशी होगी कि मैंने केंद्र में हजारों पद भरे हैं, इस बीच हजारों पद भरे हैं हमने अकेले। जो केंद्रीय विद्यालय और इन विद्यालयों में भी लगभग 8-8 हजार पद भरे हैं। तो ऐसा नहीं, हम लोग मिशन मोड में कर रहे हैं और राज्यों तक भी मैं लगातार ये अनुरोध कर रहा हूँ। जो झारखंड की बात है, मैं आपने मेरे संज्ञान में लाए हैं। मैं जिन्होंने भी प्रश्न किया उनको मैं आश्वस्त करता हूँ कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जी से तो कल ही मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैं जल्दी से जल्दी उनसे बात करके उसका समाधान करूंगा। अच्छा है कि आप ये सोच रहे हैं। आप लोग के अच्छे प्रोफेशनल्स का कि अच्छे प्रोफेशनल्स तभी निकलेंगे जब शिक्षा में पद हो गए, लोग पढ़ा रहे होंगे उन्हें। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारे यहाँ बीए पास तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कुशल रोजगार करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों को भी जब हम इंटरव्यू करते हैं तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट हो और लोग एक निश्चित काम के लिए स्किल्ड हो सके, इसके लिए क्या कुछ तेजी से काम करने की योजना है? देखिए, जो हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है वो काफी कुछ आपकी उन भावनाओं का समाधान करेगी। वो आएगी कब? मैं सुन तो बहुत दिनों से रहा हूँ। लेकिन जल्दी। मुझे लगता है वो भी दुनिया का सबसे बड़ा परामर्श हुआ है कि किसी को ये कहने का मौका न मिले कि साहब उसको भी पूछ लिया जाता तो अच्छा होता, और जिसमें करोड़ों करोड़ों लोगों तक गया है। बहुत जल्दी वो आपके सामने आएगी। लेकिन अभी भी हम जिस तरीके से आपने कहा है कि रोजगार और वो छात्र की शिक्षा, इन दोनों के बीच समन्वय बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने अभी आईआईटीज में हम लोगों ने कहा है कि 50% आईआईटीज को भी क्या करेंगे, हम लोग उद्योगों के साथ जुड़ करके वो स्वयं उद्योग पाठ्यक्रम बनाएंगे। 50% हमारा छात्र वहां काम करेगा, 50% वो थ्योरी पढ़ेगा। इन दोनों के बीच जो उद्योग और इस छात्र के बीच का जो समन्वय होगा, उसकी पूरी प्रतिभा का वहां निखार होगा और वो उद्योग भी विकसित होगा और वो छात्र भी अपने काम करते करते उसको अनुभव होगा। इसी तरीके से एआईसीटी ने अभी जो युक्ति पोर्टल, एक युक्ति 2 शुरू किया हमने, उसमें जितने भी मेरे बच्चों के आइडियाज हैं वो एक पोर्टल पर, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और उस प्लेटफॉर्म पर आकर के, चाहे उद्योगपति है, व्यापारी है, किसान है, जो जो लोग भी अपने गांव के लिए, शहर के लिए उस मॉडल को अपना ले करके जाएंगे, वो छात्र जाएगा, उसको स्थापित करेगा। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात की है, उसकी बहुत तेजी से भरपाई होगी, क्योंकि गांव को समृद्ध करने का ये जो पहल और जो मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी का मिल रहा है, उसको हम इस छात्र से जोड़ेंगे। ये इंटर के बाद, हाई स्कूल के बाद इसके हाथ में कैसे कौशल आए। इसलिए आपने देखा होगा कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत की जरूरत है, ऐसा भारत जो स्वस्थ भारत हो। विचार बहुत अच्छा, लेकिन हम अक्सर हम जब देखते हैं एम्स हैं, आईआईटीज है नए, उस तरह के और जो बहुत बड़े संस्थान हैं, हम पाते हैं कि वहां पर बहुत कमियां हैं अभी तक। कहीं स्टाफ नहीं है, तो कहीं प्रयोगशालाएं ठीक नहीं है, कहीं कुछ और कमी रह गई है।
तो एक अच्छे विचार के लिए एक परफेक्ट ढांचे की भी जरूरत होती है। तो एम्स तो खड़ा कर दिया, लेकिन बहुत सी चीजें नहीं है। आईआईटी खड़ा कर दिया, बहुत सी चीजें नहीं। तो ये जरूर देखने की बात है। लेकिन शेखर भाई, आपको इस बात को सुनकर के खुशी होगी कि हमारे जो आईआईटी हैं वो देश की ऐसी गौरवशाली संस्थान है जिन्होंने पूरे विश्व को लोग दिए हैं। और अभी आपको याद होगा कि जब मैं आगे मैंने की बात कर रहा हूँ। है जी, मैं हाँ, आगे की बात कर जी। नहीं, मैं तो अभी और आगे भी, जब जो उनको तो संजोना है, उसको तो आगे ही बढ़ाना है। लेकिन हमारे जो एम्स हैं, यदि आप पीछे 5 साल की बात करेंगे, जब से मोदी जी आए 6 साल की बात करेंगे, तो पहले 50 साल में कितना था, कितने एम्स थे, और इस सरकार के आने के बाद कितने एम्स हुए हैं, एक, और कितने बेड बढ़े हैं, 2, और तीसरी बात जो आईआईटी, जो आईआईटी का उसकी अवस्थापना कितनी विकसित हुई है। हमने हिपा के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का सुनिश्चित किया है। 47,000 करोड़ मेरे आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और मेरे एम्स, इनको हम दे रहे हैं, इनके स्थापना को और विकसित कर रहे हैं। आपको अभूतपूर्व परिवर्तन नजर आएगा। मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में जितना काम हुआ है वो शायद कोई सोच भी नहीं सकता है। और जो आपकी चिंता है, हम उसको और सशक्त करते जा रहे हैं। आप यदि बेड को देखेंगे तो जितने एम्स में पहले थे, जो नए हमारे एम्स आए हैं, जो हमारे नए आईआईटीज आए हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी चिंता है, हम तो इसको पूरी दुनिया का ज्ञान की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान, हमारी दौड़ तो लंबी है, छोटी नहीं है। एक पॉलिटिकल सवाल, देहरादून से अक्सर खबर उड़ती रहती है कि आप वापस अपनी पुरानी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। ये है क्या? ये रह रहे कि क्यों उड़ती है? वो खबर उड़ाने वाले, क्योंकि आप लोग सब बैठे हुए हैं तो कहां से हम उड़ती नहीं है, उड़ा रहे, हम तो अब तक उड़ती हुई खबर को कैद कर लेते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं। मेरी पार्टी ने जब भी मुझे जिम्मेदारी दी है, मैंने पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ रात और दिन एक करके उस पर प्रमाण दिया। चाहे मैं उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास मंत्री रहा हूँगा, चाहे मैं उत्तर प्रदेश का संस्कृति मंत्री रहा हूँगा, मैं 5 मुख्यमंत्रियों के साथ 5 बार कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री भी रहा हूँ। फिर मुझे मेरी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। फिर मुझे कहा नहीं, लोकसभा का चुनाव लड़ना है, और फिर मुझे अभी ये जिम्मेदारी मेरे प्रधानमंत्री जी ने दी है। मेरा नेतृत्व मुझको जो आदेश करता है, मेरा काम, क्योंकि मैंने जितने समय, मैंने पूरी जिंदगी राजनीति को नहीं दी है, मैंने जितना, क्योंकि बाकी मैंने अपने को साहित्य में देना है, लेकिन मैंने जितना समय भी मैंने अपनी पार्टी को देना है, मेरी पार्टी, मेरा नेतृत्व मुझे जो काम सौंपेगा, मुझे वही काम करना है, क्योंकि मेरा ये मन है। और मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में रहा हूँ। अब प्रधानमंत्री जी ने मुझे देश की शिक्षा की जिम्मेदारी दी है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। राज्य तो मेरा अपना है ही, लेकिन अच्छी सरकार चल रही है। मैं यहाँ रह करके भी, मेरे प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि राज्य को भी सहयोग करना है, तो हम राज्य को सहयोग, तो हमारा राज्य है। लेकिन ये बिल्कुल ये अफवाह झूठी है और ठीक भी नहीं है। और मैं हर हाल में अपने देश की शिक्षा व्यवस्था, मुझे इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है मेरे लिए कि मुझे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसे मंत्रालय का काम, और जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसको क्रियान्वयन करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। और जो हमारी विश्व के स्तर पर हमको अपनी संस्थाओं को लेके जाना है, ये छोटा मिशन नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है। और मुझे अपने प्रधानमंत्री जी के उस विजन को मूर्त रूप देना है, जब उनको लगता है कि देश पहले भी विश्व गुरु के रूप में था, इसको लीडरशिप हर क्षेत्र में ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, नवाचार के साथ हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं रात दिन उसी में खपा हुआ हूँ, और मैं कुछ कर पाऊंगा तो मुझे संतुष्टि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिशक जी, आपने हमारे सारे सवालों के जवाब हमेशा की तरह साफ सुथरे तरीके से दिए। ये थे देश के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक।
आपने सुना कि कोरोना से लड़ने की सरकार की योजनाएं क्या हैं और किस तरह से कुछ कोशिशें ऐसी हो रही हैं जो कि आने वाले दिनों में भी रंग लाएंगी। हमने उनसे कठिन सवाल भी पूछे तो उन्होंने उसके जवाब साफ-साफ दिए। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।